वेलकम बैक एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग असेसमेंट प्रोसीजर। हम पहले डाल चुके हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसे नहीं देखा है, गो एंड चेक। देखिए, आप लोगों के एग्जामिनर के दो फेवरेट टॉपिक्स रहते हैं एग्जाम्स से, ठीक है। एक होता है पीजीबीपी और दूसरा होता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। पीजीबीपी का क्वेश्चन भी मस्ट है 16 से 20 नंबर का। ऐसे ही ट्रांसफ़र प्राइसिंग का क्वेश्चन भी मस्ट है, करीब करीब 12 मार्क्स का आता ही आता है। 12 प्लस हो सकता है, कम नहीं हो सकता। 6-6 नंबर के क्वेश्चन ये देते हैं। अभी हम करने वाले हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन 2020 से लेकर के और 2024 के बीच के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन को हम स्किप नहीं करने वाले और आप भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे ही फॉर्म होते हैं। सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक्स बदल जाते हैं, एक दो कंडीशंस प्लस और माइनस हो जाती हैं। तो ये तो बिल्कुल बैठे बिठाए मिलने वाले मार्क्स हैं, तो यहाँ से नहीं जाना चाहिए। मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो किया है। जैसे कि असेसमेंट प्रोसीजर में मैंने एक पैटर्न फॉलो किया था, यहाँ पे भी एक पैटर्न फॉलो किया है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो 6 नंबर के क्वेश्चन में आप 6 के 6 नंबर ले सकते हैं। वो बिल्कुल नहीं काटेंगे, क्योंकि टू द पॉइंट और एवरीथिंग जो भी नेसेसरी है वो सब मैंने उसके अंदर बाइंड करके आपको दिया है। अगर आप ऐसे ही परफॉर्म कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने ही तरीके से करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, वैल्यू एडिशन ही करने वाला है। बाय द एंड ऑफ 15th क्वेश्चन आई गेस कि आप लोगों को काफ़ी हद तक कुछ चेक सेक्शंस तो जो है वो बिल्कुल रट जाने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। आई रीड आउट द क्वेश्चन एंड देन विल सी द आंसर। सबसे पहले एबीसी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, डिक्लेयर्स एन इनकम ऑफ 150 करोड़ कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द चैप्टर 4D बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2025 यूनिसी लिमिटेड अ स्वीडिश कंपनी एडवांस्ड अ लोन ऑफ euro 500 crores carrying interest 8% per annum during the financial year 24-25 to ABC Limited. The total book value of assets of ABC Limited on 31/3/2025 was 70,000 crores. यहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहना क्वेश्चन में, क्योंकि कहीं यूरो हो रहा है, कहीं इंडियन रुपीज़ हो रहा है। तो आपको आंसर देते वक्त किसी एक चीज़ को फॉलो करना होगा, एंड विच इज़ इंडियन रुपीज़. The said Swedish company also advanced a loan of similar nature and amount to another Indian company at the rate 6% per annum during the financial year 2024-25. The total interest paid for the year was 40 crores euro. This was the total interest पेड. अब हमको देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. यू आर रिक्वायर्ड टू मेक प्राइमरी एडजस्टमेंट इफ एनी टू द अबव इनकम कीपिंग इन माइंड ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस अंडर सेक्शन 92 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 25-26. नेक्स्ट ये पूछ रहा है, यू हैव टू एलोबरेट ऑन सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेड इफ एनी अंडर द सेड प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. Third, he is asking if ABC Limited opts for additional tax instead of repatriation of excess money by Unici Limited. Calculate करिए additional tax liability required to be made. Value दी गई है 1 euro की 85 throughout the year it was constant. Very nice. 6 नंबर का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स हैं, तो दो दो नंबर हम इसे कंसीडर करके चलेंगे और उसी अकॉर्डिंगली वी विल आंसर इट. तो सबसे पहले इस सब को जानने के लिए हमें ज़रूरी है प्राइमरी एडजस्टमेंट ज़रूरी भी है कि नहीं. तो क्या यहाँ पे एसोसिएट एंटरप्राइज हम इसे बोल सकते हैं अंडर सेक्शन 92A. तो सबसे पहले देखते हैं कि एसोसिएट एंटरप्राइज होता क्या है. दो एंटरप्राइजेज आर डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज अगर लोन एडवांस बाय वन टू अदर कंस्टिट्यूट करती है 51% और मोर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स. तो टोटल एसेट्स कितनी है, बुक वैल्यू. तो यूनिसी लिमिटेड जो एडवांस कर रही है लोन, ये फिगर कैसे आया, 500 यूरो का लोन था, ठीक है. उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए 85 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट कम्स आउट 42,500. दिस वाज द लोन. टोटल एसेट्स कितनी है, 70,000 crore rupees. So 42,500 crores divided by 70,000 crores is equal to 60.71%. So इस दोनों का रेशियो क्या 51% से ऊपर है. द आंसर इज yes. So अगर ऐसा है तो यूनिसी लिमिटेड एंड एबीसी लिमिटेड आर एसोसिएट एंटरप्राइजेज अंडर सेक्शन 92A. और अगर ऐसा है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आर्म लेंथ प्राइस. सो देखते हैं सबसे पहले आर्म लेंथ प्राइस एंड प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या होगी.
तो यूनिसी लिमिटेड एडवांस करता है लोन 8% पर एनम पे, जबकि सिमिलर लोन वो किस पे दे रहा है 6% पर एनम पे। तो देख लेते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। लोन कितना था 500, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो 85 से इंटू करो, रेट क्या है 8%, तो इंटरेस्ट कितना आया 3400। एएलपी क्या होगा जो 6%, तो वही 500 का लोन कन्वर्ट करो इंडियन रुपीस और 6%, दिस कम्स आउट 2550। So what is the excess? It was 850. So increase in total income हम करेंगे प्राइमरी एडजस्टमेंट 850 की, किसमें एबीसी लिमिटेड, राइट। अब बात करता है क्या यहाँ पे सेकेंडरी एडजस्टमेंट जो सेकेंड पार्ट था, इफ यू हैव टू एलोबरेट ऑन सेकेंडरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड, अगर कोई है तो हम देख लेते हैं। अगर 850 करोड़ इंडिया में वो रीपेट्रिएट कर देता है 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), तो कोई हमें टेंशन नहीं है। बट अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इट शैल बी डीम्ड एज एन एडवांस फ्रॉम एबीसी लिमिटेड टू यूनिसी लिमिटेड, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कैसे 6 मंथ्स का लिबोर, ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, अदरवाइज यू हैव टू राइट जस्ट दिस लिबोर प्लस 3% एंड ऐड करेंगे इसे टू दी इनकम, ठीक है। थर्ड में इसने हमसे पूछा इफ एबीसी लिमिटेड ऑप्ट करता है फॉर एडिशनल टैक्स रिपेट्रिएशन की जगह, तो फिर हमको एडिशनल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, नो इश्यूज। सो एडिशनल टैक्स कितना पे करेगा, 850 करोड़ है जो उसकी इनकम होगी, तो उसका 18% जो इनकम टैक्स है दिस कम्स आउट 153। सरचार्ज कितना है 12% विच कम्स आउट 18.36। सेस कितना है 4% विच कम्स आउट 6.85। तो टोटल एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी 20.9664। इस परसेंटेज को तो आप याद रख लें तो बहुत ही अच्छी बात है, जहाँ डायरेक्ट आपको निकालना हो तो उसको अगर हम कंप्यूट करें तो 850 करोड़ का कितना बनेगा 178.21 करोड़। सो एबीसी लिमिटेड को या तो रिपेट्रिएट कर देना चाहिए 850 करोड़, नहीं तो उसे 178.21 करोड़ एज एन एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा एज एन सेकेंडरी एडजस्टमेंट। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। KVS Limited, the assessee, sold goods on 12/1/2025 to L Limited, located in a notified judicial area। ठीक है जी, तो N Limited को ये जो एसएससी है, एसएससी कौन है हमारा यहाँ पे केवीएस लिमिटेड, ये सेल कर रहा है गुड्स, और एल लिमिटेड की खासियत क्या है, ये एनजीए में है, ओके याद रखना, फॉर 10.50 करोड़। ओके जी, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर केवीएस लिमिटेड चार्ज 11.50 करोड़ फ्रॉम एजे जो न्यूयॉर्क में है, 12 करोड़ फ्रॉम केपी जो लंदन में है। बोथ एजे एंड केपी आर नीदर एसोसिएट एंटरप्राइजेस ऑफ केवीएस लिमिटेड नॉर सिचुएटेड इन एनी एनजेस, while sales to AJ and KP on CIF basis, the sale to L is L Limited on FO basis। ठीक है, इनको कैसे किया है CIF बेसिस पे और इसको कैसे किया है FOB बेसिस पे। while paid ocean freight and insurance amounting to ₹20 lakhs on purchase from KVS Limited, India has a DTA agreement with USA and UK। The SSC has a policy of providing after sale services, but देखो ये 14 लाख की आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू ऑल एक्सेप्ट एल लिमिटेड। एल लिमिटेड क्या कर रहा है, प्रिक्योर कर रहा है द सेम लोकली एट अ कॉस्ट ऑफ 18 लाख। कंप्यूट द ALP फॉर द सेल्स मेड टू एल लिमिटेड एंड द अमाउंट ऑफ कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इफ एनी इन द प्रॉफिट ऑफ द एसएससीज कंपनी। तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन सबसे पहले हमसे ALP के लिए पूछ रहा है। अब ALP के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए क्या इस पे ALP अप्लाई होगा या नहीं। सो उसको क्या देखना होगा, हम देखेंगे सेक्शन 92B जो कहता है अगर कोई एसएससी एंटर करता है कोई ट्रांजेक्शन विच वन और पार्टी, जहाँ पे एक पार्टी कोई भी इज लोकेटेड इन अ नोटिफाइड जुडिक्शनल एरिया, द ट्रांजेक्शन इज डीम टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा। सो यहाँ पे अगर ऐसा मान लिया गया तो फिर ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी और उसी में हम ALP कैलकुलेट करते हैं। सो इस केस में एल लिमिटेड जो है वो एनजे है, तो इसका मतलब वन ऑफ द पार्टी इज एनजे, तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा और ALP कैलकुलेट की जाएगी।
तो सबसे पहले एएलपी कैलकुलेट करते वक्त हम क्या करेंगे, वी विल ऑप्ट फॉर द कप मेथड। मोस्ट ऑफ द टाइम हमको कप मेथड को ही यूज़ करना है अगर ऑल द इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइड, अदरवाइज तो जैसे इन्फॉर्मेशन दी होगी जिस मेथड के अकॉर्डिंगली, या फिर स्पेसिफिकली क्वेश्चन अगर मेथड ही ऑप्ट करने के लिए बोल दे तो वील गो बाय दैट, बट मोस्टली आपको कप मेथड ही मिलेगा। सो सिंस द कंपेरेबल अनकंट्रोलेबल प्राइस, जिसको कब बोलते हैं, मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, एएलपी हम डिटरमाइन करेंगे इसके बेसिस पे। तो सेल प्राइस एएस और केपी, इसका कितना कितना है देखो, 11.50 और यहाँ पे कितना है 12 करोड़, तो 11.50 12 करोड़। इसमें से हम सीआईएफ और एफओबी अगर लेस करें कितना है 20 लाख 20 लाख। कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सपोर्ट कितना दे रहा है 14 लाख 14 लाख, क्योंकि इसके पास तो लिमिटेड के पास तो नहीं है। तो आर्म लेंथ प्राइस कितना है 11.16 11.66। क्योंकि हमारे पास दो आर्म लेंथ प्राइसेस आए हैं तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं अर्थमेटिक मीन। ओके, तो हम यहाँ निकालेंगे अर्थमेटिक मीन किसका, 11.16 प्लस 11.66 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स कम्स आउट 11.41। सो हमारे पास एएलपी प्राइस क्या है 11.41। सो अब हम एडजस्टमेंट करेंगे टोटल इनकम में, क्योंकि इसने हमसे क्या बोला था बाद में, इसने हमें बोला था द अमाउंट ऑफ कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इफ एनी इन द प्रॉफिट ऑफ एसएससी, तो हमको ये भी बताना है तो हम बिल्कुल बताएंगे। तो देखो एएलपी है 11.41, जबकि इसको किस में दिया गया है 10.50 करोड़ में, है ना। तो इसमें से 10.50 करोड़ को माइनस करेंगे तो दैट कम्स आउट 9.91 करोड़ विच इज 91 लैक्स। सो हम कंक्लूड करेंगे जो इंक्रीज इन प्रॉफिट आया है केवीएस को विच इज 91 लाख, इट शुड बी एडजस्टेड टू हिज टोटल इनकम। ठीक है, एन लिमिटेड एन इंडियन कंपनी हैज बोरोड 90 करोड़ ऑन 1/4/2024 फ्रॉम मेसर्स टीएम इंक, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन लंदन। क्लियर है, ये कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड इन लंदन है, एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। द सेड लोन इज रीपेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। फर्दर दिस लोन इज गारंटीड। देखो उन पॉइंट्स को हमेशा क्वेश्चंस में पढ़ते वक्त अंडरलाइन करना विच हैज एन इंपॉर्टेंस व्हाइल डिसाइडिंग थिंग्स। सो गारंटी इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हेयर। बाय मेसर्स TY Inc. incorporated in UK, Messrs TD Inc. a non-resident holds 40% of voting rights in Messrs ND Limited. Okay, this is very important. And Messrs TY Inc. net profit of Messrs ND Limited for previous year 24-25 was 11 crores after debiting the above interest. Depreciation is 5 crores and income tax of 4 करोड़। सो यहाँ पे क्या है कि 11 करोड़ आफ्टर डेबिटिंग दी अबव इंटरेस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट टू बी noted. Now, what is the question? Question is calculate the amount of interest to be allowed to be claimed under the head PGBP. तो इसने तो देखो जो था कर दिया, बट तुमको बताना है कि allowed interest क्या है for computing this. Give appropriate reason also, right? Also explain the allowability of such disallowed interest if any. जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और कुछ अगर डिसअलाउ हुआ तो बाद में कभी वो अलाउ होगा या नहीं होगा, ये आप बताइए। तो दिस इज 6 मार्क्स क्वेश्चन। ब्रॉडली इसने दो बातें हमसे पूछी हैं तो 3-3 मार्क्स, मतलब यू हैव टू गिव लिटिल जस्टिफिकेशन। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हमारा सेक्शन 94B अप्लाई करता है। सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं। तो जो डेट दिया गया है शेल बी डीम टू बी फ्रॉम एन एई अगर एई प्रोवाइड्स एन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट गारंटी। यहाँ पे हम इनको देखते हैं अप्लाई करके। तो मेसर्स एनडी लिमिटेड जो कि इंडियन कंपनी थी उसने बोरो कितना किया है 90 करोड़ किससे, मेसर्स टीएम लिमिटेड जो है लंदन बेस्ड एट 10% पर एनम। ओके, मेसर्स TY इंक जो है यूके बेस्ड उसने गारंटी किया है लोन, गारंटी किया है लोन। एंड मेसर्स TD इंक एक नॉन रेजिडेंट होल्ड कर रहा है 40% ऑफ वोटिंग पावर इन बोथ ND एंड TY लिमिटेड मेकिंग देम एसोसिएट एंटरप्राइज अंडर सेक्शन 92A2। ये सारे के सारे सर्कमस्टांसेस मिला के क्या बना देते हैं इन्हें, एसोसिएट एंटरप्राइजेस। सिंस द लोन एक्सीड्स 1 करोड़ एंड इज गारंटेड बाय एन एई, सेक्शन 94B अप्लाइज। ठीक है, वंस इट इज अप्लाइड, नाउ लेट्स सी एक्सेस इंटरेस्ट कितना है। सो यहाँ पे एक्सेस इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे पहले हमें देखना है एबिटा की कैलकुलेशन। ठीक है, सो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसका नेट देखो कितना है 11 करोड़।
ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना है 5 करोड़ और इनकम टैक्स कितना है 4 करोड़। तो इन सबको ऐड बैक कर दो 11, 5, 4 और यहाँ पे हमारे पास 90 करोड़ का 10% इंटरेस्ट कितना आया है 9 करोड़। ठीक है। सो ये सब अगर हम जोड़ लें तो टोटल इबिट्डा कितना होगा 29 करोड़। सो 30% ऑफ इबिट्डा जो होता है दैट इज ओके, तो दैट कम्स आउट 8.70 करोड़। तो ये हमारा अलाउड इंटरेस्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दिया गया है 9 करोड़। तो एक्सेस कितना पे किया गया है उसका डिफरेंस निकाल लो। 9 करोड़ में से 8.70 करोड़ निकलेगा दैट इज 0.30 करोड़, दैट इज 30 लाख रुपीस। सो 30 लैक्स क्या हो जाएंगे डिसअलाउड। लेकिन इसने बाद में हमसे ये भी पूछा था कि जो डिसअलाउड होगा एक्सप्लेन द अलाउबिलिटी ऑफ सच डिसअलाउड इंटरेस्ट इफ एनी, तो उसका कुछ और ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो डिसअलाउड इंटरेस्ट है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अप टू 8 ईयर्स, लेकिन उसका सेटलमेंट प्रोसीजर अगेन सेम रहेगा कि 30% ऑफ इबिट्डा से ज़्यादा नहीं करेंगे। इट कैन बी डिडक्टेड इन फ्यूचर ईयर टू द एक्सटेंट ऑफ मैक्सिमम अलाउबल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 94B। तो वो 30% ऑफ इबिट्डा जो भी आएगा उस साल का अगर कोई इंटरेस्ट होगा और ये उस हिसाब से हम अगले 8 सालों में इसको सेटलमेंट। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4th। On 1/4/2024, Vihan Limited, an Indian company, advanced a loan of 6 crores to Yuhan Inc., a company resident in Singapore. As on the date of loan, the book value of total asset in the books of Yuhan Inc. was 4 crores. Book value कितनी है 4 करोड़. The financial year 23-24, Yuhan Inc. revalued its asset, increasing their value by 2 crores. एसेट्स का रीवैल्यूएशन कर रहा है। यूहान लिमिटेड रीपेड द इंटायर लोन अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन 31st August 2024. During the financial year 24-25, Vihan Limited entered into an agreement with Vihan Inc. to provide 20,000 medical equipment at a cost of 7,400 per unit. The assessing officer treats them as an associate enterprise and wants to recompute the income of Vihan Limited at arm length price. Assessing officer ये चाहता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन दिस रिस्पेक्ट। Would Vihan Limited and Yuhan Limited be treated as an associate enterprise for the transfer pricing purpose? If yes, explain why. तो आपको क्या बताना है, सेक्शन और क्यों। Then calculate the arm length price of Vihan Limited, which sells the same equipment at the rate of 9,000 per unit to Y Limited and at the rate 9,000 per unit to Y Limited of 9,500 per unit to X LLP. Both of them are unrelated party in respect of Vihan Limited. Vihan Limited is not a wholesale dealer. ठीक है, हमें कंपेयर करने के लिए प्राइसेस दे दी। Now, what are the options available to Vihan Limited Inc. in respect of such increase in transfer pricing by income tax authority if Vihan Limited accepts such transfer price? देखते हैं कि क्या ये एसोसिएट एंटरप्राइज है, क्योंकि बाकी सारी कहानी तो उसके बाद ही चलती है। तो एसोसिएट प्राइस उसको देखने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी कि जो भी लोन एडवांस हुआ है अगर वो 51% ऑफ द टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट है तो क्या है ऐसा। ओके, तो इसका जो लोन है वो कितना है एडवांस 6 करोड़ और इसकी बुक वैल्यू क्या है 4 करोड़ एज गिवन इन दी क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि अब मुझे बताओ लोन क्या है। तो हमने जब कैलकुलेट किया तो जो 6 है वो क्या है लोन डिवाइडेड बाय 4 टोटल एसेट, दिस कम्स आउट 150%। माय गॉड, 150% ऑफ टोटल एसेट विच इज अबव दी थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या कहता था 51% या उससे नीचे, और ये कितना है 150%। तो क्या ये एसोसिएट एंटरप्राइजेज हैं? यस, 92A के तहत ये एसोसिएट एंटरप्राइज में कैटेगराइज हो जाएंगे। तो हमको क्या कंप्यूट करना है आर्म लेंथ प्राइस। सो एज पर 92C आर्म लेंथ प्राइस हम कब मेथड को उठाएंगे
समझाएंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल यूज दिस मेथड अगर हमारे पास सारा का सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। सो प्राइस वाई लिमिटेड को क्या कर रहा है 9000, जबकि एक्स एलएलपी को कितना कर रहा है 9500। दोनों ही जगह डिफरेंट है, तो हम आर्म लेंथ की क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो 9000 प्लस 9500 डिवाइडेड बाई 2 दैट कम्स आउट 9250। तो एक्चुअल प्राइस कितना है उसको जो दिया गया है 7400, जबकि यहाँ पे जो आर्म लेंथ प्राइस थी वो कितनी थी 9250। तो डेविएशन क्या है, डेविएशन इज 1850 पर यूनिट। तो ये कितना है 25%। हम लोग नॉर्मली जब बात करते हैं इसकी सेक्शन की, तो 92C में हम 3% तक का अगर डेविएशन है तो वी इग्नोर, है ना, अबव दैट वी कैन नॉट। तो यहाँ पे डेविएशन कितना है 25%। सो क्या ये इसके अंदर कवर हो जाता है, नहीं होता, डेफिनेटली वी हैव टू मेक एन एडजस्टमेंट। सो एडजस्टमेंट क्या होगी, टोटल इनकम में 1850 इंटू 20,000 यूनिट्स, कितनी यूनिट थी, देखो कितनी यूनिट्स थी 20,000 मेडिकल इक्विपमेंट्स। सो ये 20,000 से इंटू करेंगे दैट कम्स आउट 3.7 करोड़। तो टोटल इनकम टू बी इंक्रीज बाय 3.7 करोड़। सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम सिंस प्राइमरी एडजस्टमेंट एक्सीड्स 1 करोड़ तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट अप्लाई करेगा, और उसमें हम क्या करेंगे, या तो 3.7 करोड़ को इंडिया में रिपेट्रिएट कर दे एओ के ऑर्डर के 90 दिन के अंदर अंदर, या फिर वो एडिशनल टैक्स को ऑप्ट करे, और वो क्या होगा, वही 18 बेसिक प्लस 12 सरचार्ज प्लस 4 सेस, मैंने आपको कहा था याद रखना 20.9664% ऑफ व्हाट, of 3.7 crore, which comes out 77,57,568 rupees। ये क्या करना होगा, उसे टैक्स देना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सेप्शन है, नॉर्मली इसके 6 ही नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। मिस्टर महेश रिसीव्स द ड्राफ्ट ऑर्डर फ्रॉम एओ as per section 144C due to variation determined by the transfer pricing officer in the arm length price, but Mr. Mahesh did not prefer to file an objection against the draft order before the dispute resolution panel। वो इसको ऑप्ट नहीं कर रहा, इंस्टेड ही प्रेफर टू फाइल एन अपील बिफोर द CIT अपील अंडर सेक्शन 246A अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर received from the AO। You are required to advise Mr. Mahesh on whether his contention are tenable, discuss the issue with the reference to the provisions of section 144C। उसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सेक्शन 144C क्या है, ठीक है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास चॉइस क्या है, बेसिकली ये जो SSC है मिस्टर महेश, ये क्या कर रहे हैं, CIT अपील की तरफ ऑप्ट कर रहे हैं, जबकि ये एक ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं टू दी DRP। तो ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या ऑप्ट करेंगे। तो सेक्शन 144C रिक्वायर्स द एलिजिबल SSC हु इज मिस्टर महेश इन दिस केस टू फाइल हिज ऑब्जेक्शन with the dispute resolution panel DRP and the AO within 30 days of receiving the draft assessment order। 30 दिन के अंदर अंदर कहाँ से, असेसमेंट ऑर्डर के मिलने से। इफ ही फेल्स टू डू सो द AO will proceed to complete the assessment on the basis of draft order। The CBDT has clarified that the SSC has a choice। CBDT ने clarify किया है, file an objection before the DRP against the draft order or not exercise this option and file an appeal later before CIT appeal against the final assessment order। तो ये दोनों की दोनों क्लैरिफिकेशन कहाँ से आई है, CBDT के सर्कुलर से। सो द मिस्टर महेश कंटेंशन जो है टू फाइल एन अपील बिफोर CIT अपील अगेंस्ट द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर इंस्टेड ऑफ फाइलिंग ऑब्जेक्शन बिफोर DRP इज टेनेबल इन लॉ। अप्लाइंग व्हाट, अप्लाइंग CBDT सर्कुलर। क्वेश्चन नंबर 6, Horizon Limited Russia holds 35% shares in Identica Limited India. Identica Limited develops software and does both on-site and off-site consultancy services for the customers. Identica Limited during the year built Horizon Limited Russia for 120 man hours at 1800 per man hour. The total cost, direct and indirect, of executing this work amounting to rupees 2,25,000। However, Identica Limited built Sundi Limited
India at the rate of 2800 per man hours for a similar level of manpower and earned a gross profit of 50% on its cost. Great. The transaction of Identica Limited with Horizon Limited and Sunday Limited are comparable, subject to the following adjustments. While Identica Limited derives technology support from Horizon Limited, there is no such support from Sandy. ठीक है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, अदर वर्क भी कर रहे हैं. द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्ट received from the Horizon Limited may be put at 80% of normal gross profit. Okay, the Horizon Limited gives business in large volumes. Identica Limited offer to Horizon Limited a quantity discount which may be valued at 10% of the normal gross profit. Okay, in the case of rendering services to Horizon Limited, Identica Limited neither run any risk nor incur any marketing cost. On the other hand, in the case of services to Sunday Limited, Identica Limited has to assume all the risk and cost associated with the marketing functions, which may be estimated at 12% of the normal gross profits. Identica Limited offered 1 month credit to Horizon Limited. The cost of providing such credit may be valued at 2% of the gross profits. No such credit was given to Sunday Limited. कंप्यूट करना है. ये देखो इतनी लंबी कहानी, जब क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है तो नॉर्मली आंसर बहुत ही छोटा होता है. अब ये कह रहा है कंप्यूट करें आर्म लेंथ प्राइस अलोंग विद द इनकम टू बी इंक्रीज्ड अंडर द कॉस्ट प्लस मेथड विद रेफरेंस टू सेक्शन 92C रीड विद रूल 10B. राइट. सो अब हम शुरू करेंगे हमारे क्वेश्चन का. सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जब भी शुरू होता है हम क्या देखते हैं, वेदर दे आर एसोसिएट एंटरप्राइजेस. तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे सेक्शन 92A. वो कहता है कि अगर दो एंटरप्राइज डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज हो सकते हैं अगर उनमें से कोई एक दूसरे के अंदर 26% या उससे ज़्यादा के वोटिंग पावर्स रखता है. तो कैसा सिनेरियो है, तो हॉरिजन लिमिटेड जो एक रशियन कंपनी होल्ड करती है 35% ऑफ द वोटिंग पावर इन आइडेंटिका लिमिटेड विच इज़ मोर देन 26%. अगर ऐसा है तो फिर क्या इस सिचुएशन में ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएंगे, दे आर दी एसोसिएट एंटरप्राइज. और अगर ऐसा है तो क्या यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा, यस दीज आर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस विच विल अप्लाई टू देम. और ALP हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेकिन इस क्वेश्चन में ALP इतनी आसानी से नहीं निकलेगा. क्यों? क्योंकि इसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला था यहाँ पे कि ये जो है ना, ये भाई साहब ये और ये जब कर रहे हैं ना ये सारा काम, तो यहाँ पे दे हैव अर्नड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट ऑन इट्स कॉस्ट. बट जो ट्रांजेक्शन है आइडेंटिका विद हॉरिजन लिमिटेड एंड संडे लिमिटेड आर कंपेरेबल सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग एडजस्टमेंट. इसका मतलब ये सारी की सारी एडजस्टमेंट को मुझे पहले टेक केयर करना पड़ेगा और फिर मैं आर्म लेंथ प्राइस की तरफ जा सकती हूँ. तो कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 50%. तो सबसे पहले केस में यहाँ पे कितना है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट जो ये ड्राइव कर रहा है वो कितना यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है 18%. तो 18% ऑफ 50% जो है ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 9%. उसके बाद क्वांटिटी डिस्काउंट कितना दे रहा है ये सेकंड सिचुएशन में 10%. तो 10% विच इज 5%. उसके बाद जो सिनेरियो है रिस्क एंड कॉस्ट जो थर्ड में है दैट इज 12%, दैट कम्स आउट 6. इन टोटलिटी दिस इज 20%. अब यहाँ पे हम बात करें तो हॉरिजन को ये 2% का क्या दे रहा था, 1 मंथ क्रेडिट. तो ये इसको अगर हम निकाल दें तो ये कितना आ जाता है 1%. टोटलिंग ऑल तो फाइनल आर्म लेंथ ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप टू कॉस्ट कितना हो जाएगा 31%. अब हम आर्म लेंथ प्राइस निकालते हैं. तो कॉस्ट जो इनकर की है आइडेंटिका लिमिटेड फॉर एग्जीक्यूटिंग हॉरिजन लिमिटेड वो कितना था 2,25,000. 2,25,000. ठीक है. और यहाँ पे ये पे क्या कर रहा था, देखो यहाँ पे ये था 1800 पर मैन आवर्स. ठीक है. सो हम देखेंगे एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट कितना है. सो 2,25,000 का 31%. तो ये कितना है एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट. उसके बाद आर्म लेंथ जो बिल वैल्यू है वो कितनी हो गई, टोटल ऑफ दिस टू. लेस करेंगे एक्चुअल बिल कितना किया है, एक्चुअल बिल किया है 1800 इंटू 120 मैन आवर्स. इसका मतलब कितना, तो डिफरेंस है 78.75. तो ये टोटल इनकम को आइडेंटिका को इंक्रीज कर दिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Paras Limited is an Indian company engaged in the manufacturing of supreme quality mink blanket. It has total borrowing of 60 crores by way of loan as on 31/3/2025. Saksham Limited जो जर्मनी का है imported 5 lakh blankets from Paras Limited for resale in Germany at the rate 2000 per units. Paras Limited sold
similar blanket to other dealers in Germany at the rate 2100 per unit. Paras Limited receives a bank guarantee on 1/4/2024 for availing a cash credit limit of 9 crores for which Saksham was guarantor. है ना, जहां पे भी ऐसी कुछ क्रिटिकल चीजें आए आपको अंडरलाइन कर लेनी है guarantor. The term of trade for other dealers was to make payment within 1 month from the date of sale of good by Paras Limited, whereas for Saksham Limited, the credit period allowed was 3 months from the date of sale of goods. The cost of capital was 12% per annum and the supply of good is assumed to be uniform throughout the year. Now, what he is asking me to do? You are required to determine whether Paras Limited and Saksham Limited are associate enterprise. नहीं भी कहता तो हम सबसे पहले यही चेक करते हैं. If yes, compute करें ALP of transaction between them and then the amount to be added to the income of Paras Limited if any by was of an ALP adjustment. Assume करें that the above adjustment to the transfer price have been made suo moto by Paras Limited in its return of income. What is the time limit for the repatriation of such excess money? What are the implications if the excess money is not repatriated within such prescribed time limit? हम बार बार इस चीज़ को इतनी बार लिखेंगे कि ये लिखने के लिए तो हमें फिर सोचना ही नहीं पड़ेगा, है ना. सो सबसे पहले हम चेक करते हैं दे आर एसोसिएट एंटरप्राइजेस और नॉट. तो 92A आ जाता है पिक्चर में. तो सक्षम लिमिटेड ने गारंटी दी है 9 करोड़ का जो लोन है ऑफ पारस लिमिटेड टोटल बोरिंग. ठीक है, कितनी थी टोटल बोरिंग? 60 करोड़ की. सो परसेंटेज जो गारंटेड है वो कितना है? 15%. जबकि हम लोग कितने तक के लिए नॉर्मलाइज करते हैं, हम उसे एसोसिएट एंटरप्राइज में कंसीडर नहीं करते. दैट वाज 10%. तो इज इट अबव दैट? यस, दिस इज बियॉन्ड 10%. दैट मीन्स दे आर एसोसिएट एंटरप्राइजेस. नाउ आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट होगी. हाँ, कौन से मेथड से? कप मेथड से. चलिए जी फिर करते हैं. प्राइस पर यूनिट इन कंपेरेबल अनकंट्रोलेबल ट्रांजेक्शन कितना था? 2100 है ना, यहाँ पे 2100 था, राइट. सो 2100. सो इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, क्योंकि नॉर्मली कितना दे रहा था? 1 महीना. यहाँ पे कितना दे रहा था? 1 महीना. इसको कितना दिया? 3 मंथ्स. सो यहाँ पे हम इसके बेनिफिट को निकालेंगे तो कितना है? 2100 इंटू 12% और 2 महीने का एक्स्ट्रा, तो विच कम्स आउट 42. तो आर्म लेंथ प्राइस कितना हो गया? 2142. तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस सक्षम को कितने में हुई है? 2000 पर यूनिट. और इंक्रीज इन प्राइस कितना होगा? जो आर्म लेंथ प्राइस है माइनस एक्चुअल, दिस इज 142. नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स कितने थे? 5 लाख. तो टोटल इनकम में कितना इंक्रीज हो जाएगा? 5 लाख इंटू 142, दैट कम्स आउट 7.10 करोड़. तो पारस को क्या करना होगा? टोटल अपनी इनकम जो है वो इंक्रीज करनी होगी 7.10 करोड़ से ड्यू टू ALP एडजस्टमेंट. आगे इसकी यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे 10CB के अंडर कि 90 डेज में कहाँ से? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) अगर नहीं करता है तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ऑन दी एक्सेस मनी, जो कि क्या है यहाँ पे 7.10 करोड़ एट SBI's 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट. नॉर्मली आपको क्वेश्चन में दिया जाता है और हर साल गवर्नमेंट इसे अनाउंस करती है MCLR एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर प्लस करेंगे 3.25%. और ये इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूट होगा फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1). नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Alpha Inc., having its business in Singapore, has advanced a loan of SD 150 to Alpha Limited, Bhubaneswar. Book value of total assets of Alpha Limited 120 lakhs. Alpha Limited provides software backup support to Alpha Inc. Alpha Limited has spent 30,000 man hours during the financial year 2024-25 for the services rendered to Alpha Inc. The cost to Alpha Limited is SD 80 per man hour. Alpha Limited has billed Alpha Inc. at SD 85 per man hour. So Gamma Limited in Bhubaneswar, which has a similar business model, provided software backup of support to Beta Inc. in Penang, Malaysia.
तो गामा लिमिटेड कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट आर हेयर अंडर। डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है 500, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 100। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको करना है आर्म लेंथ प्राइस फॉर द ट्रांजैक्शंस बिटवीन अल्फा लिमिटेड and Alpha Inc. based on the above data of Gamma Limited. Using the transactional net margin method, assume 1 SD is equal to 55. देखो यहाँ अभी ये स्पेसिफिक हो गया ना, इसने बोला कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। सो क्या हम अपना मेथड यूज कर सकते हैं? नहीं। इफ एनी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू द टोटल ऑफ अल्फा, तो नोट ये है कि SD मीन्स सिंगापुर डॉलर। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, हमको निकालना होगा वेदर दे बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइजेस और नॉट। उसे निकालने के लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन दी है, हमें उसने दे रखा है यहाँ पे लोन कितना है 1,50,000, लेकिन किस में है SD में, और यहाँ पे हमें एसेट की वैल्यू कितनी दे रखी है इंडियन रुपीज़ में 120 लाख। तो हम लोगों को दोनों को बराबर लेकर आना होगा। तो SD को हम कन्वर्ट करेंगे पहले किस में, इंडियन रुपये में कन्वर्ट करके आता है 82,82,50,000, और टोटल एसेट कितनी है 1,20,000। इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो दिस कम्स आउट 68.75। इसका मतलब क्या ये 51% से कम या उसके बराबर है? द आंसर इज नो। तो क्या ये यहाँ पे एसोसिएट एंटरप्राइजेस बन जाते हैं? यस। अगर ऐसा है दे विल बी डीम्ड टू बी एन एसोसिएट एंटरप्राइजेस, और अगर ऐसा है तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का फंडा लग जाएगा क्या? नहीं, यस लग जाएगा। हम इसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मानेंगे और यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन को अप्लाई करेंगे। अब लेकिन जब हमें ALP निकालना है ना, तो इस क्वेश्चन में हमें इसने क्या बोला है, इसने मेथड स्पेसिफाई किया नहीं करता तो हम कब मेथड लगाते हैं, और अगर उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी होती। इसने कहा है यूजिंग द ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड, एज्यूम करें 1 SD इज इक्वल टू 55। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अल्फा के केस में देखते हैं यहाँ पे बिलिंग अमाउंट क्या है। तो बिलिंग अमाउंट क्या है, यहाँ पे 30,000 मैन आवर्स थे, ठीक है। 80,000 पर मैन आवर जो था वो तो इनका एक्चुअल कॉस्ट थी, लेकिन इनको बिल कितने में किया था 85 मैन आवर्स, ठीक है। सो हम दोनों को लिख लेते हैं यहाँ पे 30,000 इंटू 85 इंटू 55 क्या है, ये यहाँ पे कन्वर्जन है करेंसी का। तो दैट कम्स आउट 14 करोड़ 2,50,000। उसके बाद टोटल कॉस्ट कितनी है 30 का ही 80, कॉस्टिंग कितनी थी 80, 55, दैट कम्स दिस मच। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया, डिफरेंस ऑफ दीज टू इट इज 82,50,000। दिस इज देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ऑपरेटिंग मार्जिन क्या ले रहा है, इसको हम डिवाइड कर देंगे विद व्हाट, विद दी टोटल कॉस्ट, दैट कम्स आउट 6.25%। अब हमें कंप्यूट करना होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फॉर गामा लिमिटेड, वो कितना है जिसके साथ हम इसे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी टोटल कॉस्ट देखो कितनी दे रखी है, टोटल कॉस्ट इज 500 प्लस 100 इज 600, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कितने हैं 100। सो इन दोनों को हम यहाँ पे अगर अप्लाई कर लें तो हमारी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है कितनी 600, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने हैं 100। तो ऑपरेटिंग मार्जिन क्या निकल करके आएगा, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 6 करोड़, तो ये आ जाता है 16.67। सो जब हम कंप्यूट करते हैं तो हमें इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग मार्जिन लेना है, जो यहाँ पे कौन है गामा लिमिटेड, उसका मार्जिन हम उठाएंगे। तो कॉस्ट कितनी इनकर की थी देखो इसे, ठीक है। सो ये हमने लिख दिया। इसका अगर हम इतना ही बेंचमार्क लेके चले तो हमारे पास कितना आ जाना चाहिए इंडस्ट्री का, तो ये आना चाहिए 2.20। तो ALP क्या होगा इस ट्रांजेक्शन के लिए, कॉस्ट प्लस इंडस्ट्रियल ऑपरेटिंग मार्जिन, दैट कम्स आउट 15.40। तो हम यहाँ पे अब कंप्यूट करेंगे आर्म लेंथ प्राइस। तो आर्म लेंथ प्राइस कितनी है 15.40, ठीक है, जबकि उसको एक्चुअल में बिल कितना किया हमने 14, ठीक है। सो ALP की एडजस्टमेंट कितनी होगी 137.50। यहाँ पे अमाउंट जो बिल हुई है वो लोअर हुई है ALP से कम किया है, तो टोटल इनकम जो है अल्फा लिमिटेड की वो बढ़ जाएगी कितने अमाउंट से, दिस डिफरेंस अमाउंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थिन कैपिटलाइजेशन। In what context is the term thin capitalization used? Is there any threshold limit prescribed by the Act for claiming deduction under Section 94B of the Act for addressing thin capitalization? तो उसके लिए सबसे पहले बताना चाहिए thin capitalization, तो आपको पहले से एक्सप्लेन करना होगा what is thin capitalization, और फिर आपको इस क्वेश्चन को आंसर देना पड़ेगा कोई थ्रेशोल्ड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है या नहीं। डिस्कस इज एप्लीकेबिलिटी टू डिफरेंट एंटिटीज वेदर एनी एंटिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स एप्लीकेशन। तो ये कंप्लीट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 4 नंबर का, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक कंपनी टिपिकली रेज करती है फंड्स थ्रू अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी,
तो जहां कंपनी इज फाइनेंस्ड प्राइमरली थ्रू डेट rather than equity is said to be thinly capitalized, and such company is also referred to as highly leveraged or highly geared. In international taxation, thin capitalization rules are used to restrict excessive interest deductions on borrowings from associate enterprises to prevent profit shifting and base erosion. Threshold limit क्या है इसकी? An Indian company or a permanent establishment of a foreign company in India referred to as the borrower incurred interest expenditure or any other payment of a similar nature exceeding 1 crore on debt issued by a non-resident who is associate enterprise of the borrower shall in such interest shall not be deductible under PGBP to the extent of excess interest as per section 94B2. 1 करोड़ से ऊपर का अगर होगा तो हम उसे नहीं करेंगे. ऑफ कोर्स इसमें फॉर्मूला गिवन है. Excess interest is computed as lower of the following. क्या क्या? Total interest paid payable to AE in respect of the debt, 30% of EBITDA, interest paid to AE minus interest received from AE if any. Any disallowed interest can be carry forward for 8 assessment years and claimed as deduction in the subsequent years subject to 30% EBITDA. जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था उसी की ये थ्योरी है. एक्सक्लूजन्स किस किस को है 94B से, जिन पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता, वो है 2 लोग. दैट इज अ पी इन इंडिया ऑफ अ नॉन रेजिडेंट प्रोवाइडेड द लेंडर इज engaged in banking business. Exclusion of banking and insurance companies. The provision of thin line capitalization does not apply to Indian companies or Ps of foreign companies in India that are engaged in the business of banking and insurance. क्वेश्चन नंबर 10 केयरफुली रीड करेंगे. 6 नंबर का क्वेश्चन है. अल्फा लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया होल्ड्स 30% इक्विटी शेयर्स इन बीटा लिमिटेड इंडिया. Beta Limited develops software and also provides the related support services. Beta Limited during the year billed Alpha Limited Australia for 150 man hours at a rate of 2500 per man hour. The total cost, direct indirect, for executing this work amounting to rupees 3,50,000. इनको आप अंडरलाइन करके रखा करो जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं. हाउएवर बीटा लिमिटेड बिल्ड गामा लिमिटेड इंडिया एट अ रेट ऑफ 3500 per man hours for the similar level of manpower and earned gross profit of 40% on its cost. The transactions of Beta Limited with Alpha Limited and Gamma Limited are comparable subject to the following differences. देख के समझ तो आपको आइए गया होगा कि हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी पीछे किया था. That's why I'm saying कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत केयरफुली सुनो क्योंकि रिपीट रहते हैं, सिर्फ फिगर्स और कुछ पॉइंट्स को ऊपर नीचे कर दिया जाता है. ठीक है. While Beta Limited also derives technological support from Alpha Limited, there is no such support from Gamma Limited. The value of technology support received from Alpha Limited put under 15% of normal gross profit. ठीक है. As Alpha Limited give business in a large volume, Beta Limited offer to Alpha Limited quantity discount. ये तो मुझे डिटो ही क्वेश्चन लग रहा है. In the case of rendering services of Alpha Limited, Beta Limited neither runs any risk nor incur any marketing cost. On the other hand, in the case of services to Gamma Limited, Beta Limited has to assume all risk and cost associated with the marketing function, which may be estimated 20% of the normal gross profit. Beta Limited offered 1 month credit. The cost of providing such credit may be valued at 5% of the normal gross profits. No such credit was given to the Gamma Limited. Compute करना है arm length price with income to be adjusted under the cost plus method. यहाँ फिर इसने method specify किया है, means we cannot go by our own method nor those values given. ठीक है. सबसे पहले हमारी टेस्टिंग क्या है, एसोसिएट है या नहीं. सो अल्फा जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी होल्ड कितना कर रही है, यहाँ पे देखो वोटिंग राइट्स को लेकर के बात हो रही है ना, कितना है 30%. सो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, वोटिंग वाला ऑफ कोर्स. ठीक है. 30% क्या 26% से ज़्यादा है? द आंसर इज येस. तो क्या हम उनको डीम कर लेंगे एज एन एसोसिएट एंटरप्राइज? येस. तो इसको हम कहाँ कैटेगराइज करेंगे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. क्या इस पर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस अप्लाई करेंगे? येस. ओके. डिटर्मिनेशन ऑफ ALP यूजिंग कॉस्ट प्लस मेथड. सेम कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे. सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है मार्कअप कितना है.
सो व्हाट इज द टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, दैट वाज 40%। इसमें हमको सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। 40% ये है। सबसे पहले टेक्निकल सपोर्ट कितना आ रहा है, 15%, ठीक है। फिर इसके बाद ये कितना है, 10% क्वांटिटी डिस्काउंट। रेंडरिंग सर्विसेज ऑफ नॉर्मल, दिस इज फॉर रिस्क एंड दिस इज फॉर क्रेडिट, ठीक है। सो सबको ले लो आप 40%, ठीक है। 40% का 15%, क्वांटिटी डिस्काउंट 10%, रिस्क एंड ऑल 20%, टोटल एडजस्टमेंट कितनी हो गई, 18%। अब इसका यहाँ पे क्रेडिट ऐड करेंगे, वो कितना है, क्रेडिट पीरियड जो हमने दिया है 5%, दैट कम्स 2%। तो ओरिजिनल ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप कितना था, 40%, ठीक है। उसमें से एडजस्ट करेंगे फंक्शनल एंड अदर डिफरेंसेस, कितने हो गए, कितने आए ये, 18%, ठीक है। सो दिस इज 18%। और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो है ये कितनी थी, 2%। तो दिस कम्स आउट द फाइनल आर्म लेंथ कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप कितना आ गया, 24%। तो कंप्यूट कैसे करेंगे आर्म लेंथ प्राइस को, तो कॉस्ट इनकर कितनी की है बीटा लिमिटेड ने, दैट इज 3,50,000। सो 3,50,000 की जो ग्रॉस कॉस्ट इनकर की है, उसमें हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। सो 350 का 24% जब हमने कैलकुलेट किया, दिस कम्स आउट 84,000 एंड द टोटल इज 4,34,000। अब ALP एडजस्टमेंट करते हैं। हमने बिल कितना किया था, 4,34,000, है ना, ये बिल गया। बट एक्चुअल बिल कितना हुआ है, 2,500 रुपीज़ फॉर 150 आवर्स। तो कितना हुआ है, 3,75,000। तो इंक्रीज कितना होगा टोटल इनकम में, 59,000, क्योंकि बीटा ने चार्ज किया है लोअर प्राइस देन दी ALP, तो उसे इंक्रीज करनी पड़ेगी अपनी टोटल इनकम बाय 59,000 रुपीज इन इट्स टैक्स रिटर्न टू कंप्लाई विद द transfer pricing regulation. Now let's see the next question, that is MNO Limited Mumbai is engaged in providing IT and communication services. It is a subsidiary company of MNO Inc. USA. During the previous year 24-25, MNO Limited has provided such services to MNO Inc. and similar type of services were also provided to HTY Limited. Hong Kong. Billing details and other informations are given. MNO इंक को हो रही है वो 85,000 USD है, और जो HTY लिमिटेड को हो रही है वो 92,000 USD है। अब यहाँ पे प्राइस को भी कंसीडर करते चलेंगे कि अगर USD ही में ही बात चलती रहेगी तो कोई इशू नहीं, हम USD में ही कैलकुलेट कर लेंगे, बट अगर कन्वर्जन कहीं रुपी में हुआ तो वी हैव टू सी। सो नेक्स्ट इज MNO Inc. has given a loan of USD 120 to MNO Limited to purchase hardware for execution of its projects. Rate of interest is 4% per annum. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, USD 120 और 210 per hours respectively. MNO Limited works 9 hours per day or 18 days to execute the project for MNO Inc. and 8 hours per day for 18 days to execute project for HTY Limited. MNO Limited has provided such services throughout the year to both the customers. Warranty was provided to HTY Limited for a period of 2 years. Cost of warranty is calculated at the rate of 1.5% of direct cost incurred. The cost of warranty is neither included in the direct or indirect cost. इसका मतलब इसको हमें अलग से देखना पड़ेगा। Assume करिए cost और billing are even throughout the year. Same रहा है। कंपेयर करेंगे आर्म लेंथ प्राइस यूजिंग द कॉस्ट प्लस मेथड एंड द अमाउंट टू बी एडेड इफ एनी टू द इनकम ऑफ MNO। एज्यूम करेंगे कन्वर्जन रेट USD 1 कितने के बराबर है, 75। वैसे तो ऑन एन एवरेज मुझे इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो USD में दिखी है, तो बेटर इज टू कैलकुलेट विद USD, ठीक है। सो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हमको डिटर्मिनेशन करनी है आर्म लेंथ प्राइस की। उसके लिए पहले सबसे पहले हमें निकालनी है ग्रॉस मार्जिन ऑफ कंपेरेबल अनकंट्रोलेबल ट्रांजेक्शन, किसकी, HTY लिमिटेड की, है ना, इसी से कंपेयर करेंगे। सो इसका डायरेक्ट कॉस्ट क्या था, 120 इंटू 8 इंटू 18, है ना, यही था ना वर्कर्स का, मैन आवर्स का। तो ये टोटल कितना हुआ, 17,280। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या थी इसकी, USD 210, 8 hours 18 days, दैट 30,240 USDs हैं सब। तो टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितनी हो गई, 47,520। जबकि बिलिंग कितनी हो रही है इसको पर मंथ की, इसे हो रही है 92,000 की। तो 92,000 की बिलिंग हो रही है, तो इसका मतलब ग्रॉस मार्जिन कितना है, दैट इज 44,480। सो अगर 44,480 इसका ग्रॉस मार्जिन है,
और इसकी कॉस्ट कितनी है 7520। तो इसका टोटल ग्रॉस मार्जिन टू कॉस्ट कितना आ गया 93.60। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि अब हमें यहाँ पे हमने किस चीज़ को कंसीडर नहीं किया, लास्ट में इसने बोला था कि यहाँ पे इसे कंसीडर नहीं किया गया, तो इसे और कंसीडर कर लेते हैं। टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी थी 47,520। इसके अंदर अगर हम ऐड कर दें इसका कॉस्ट ऑफ वारंटी तो कितना हो जाएगा 1.5% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज 17,280 डायरेक्ट कॉस्ट का, तो दैट कम्स 259.20। तो टोटल एडजस्टेड कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो बिलिंग कितने की हुई है 92,000 की, तो यहाँ पे एडजस्टेड मार्जिन कितना आ जाएगा, ये इसे डिवाइड कर देंगे किससे, इससे, तो क्या आया 92.55। तो पहले कितना था, अगर हम इंटरेस्ट की बात नहीं करें यहाँ पे जो वारंटी वाला है तो 93.60 और यहाँ पे कितना है 92.50। अब हमें आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करनी है फॉर किसके लिए, MNO लिमिटेड के लिए। तो हम डायरेक्ट कॉस्ट देखेंगे कितनी है, इसकी डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है 129 आवर्स 18 डेज, कितना आया 19,440। इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी आई है 34,020। तो टोटल कितना हो गया 53,460। इंटरेस्ट ऐड करेंगे जो लोन पे है, कितना है 120 का लोन है, 4% पर एनम है, 12 महीने, तो कितना आ गया 400। तो टोटल एडजस्टेड कॉस्ट कितनी आ गई, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, दैट वाज देयर, कितना 92.55 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था आफ्टर कंसीडरिंग द कॉस्ट ऑफ वारंटी। तो ये हमारे पास टोटल कितना आ गया 53,860 इंटू 92, तो कितना आ गया हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन 49,847। तो आर्म लेंथ प्राइस पर मंथ क्या हो जाएगी, दैट वुड बी टोटल ऑफ द एडजस्टेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन, दैट कम्स आउट 1,03,707.43। सो ये हमारा हो गया टोटल आर्म लेंथ प्राइस। अब हम देखते हैं MNO की बुक्स में हमको क्या सेटिंग करनी है। सो आर्म लेंथ प्राइस कितनी आई ये, लेकिन उसको एक्चुअल बिलिंग कितनी हुई है, एक्चुअल बिलिंग कितनी हुई थी इसे, सिर्फ और सिर्फ 85,000, ठीक है। सो 85,000 की बिलिंग हुई है और ये होता है आर्म लेंथ प्राइस। डिफरेंस कितना है 18,707। तो टोटल ALP जो एडजस्ट होगी फॉर 12 मंथ्स वो कितनी होगी, दैट वुड बी दिस अमाउंट। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 12। Shahi Private Limited, a domestic company located in SEZ since November 2014. The company is engaged in manufacturing of consumable goods. The manufacturing is wholly dependent on raw material which is imported from Sumi Inc. of Japan. The following details are furnished in respect of the following year 2024-25. The following details are furnished in respect of the following 24-24-25. Shahi Private Limited imported goods for 30 crores from Sumi Inc. Sumi Inc. supplied similar raw material to unrelated party with a markup of 10%, whereas Shahi Private Limited it earned a markup of 20%. Shahi Private Limited was allowed to use the brand name of Sumi Inc. without any payment, and whereas the unrelated parties cannot use such brand name in India. The annual cost of brand value is 90 lakh. The assessing officer referred the matter to the transfer pricing officer for determination of arm length price. You are required to answer the following. Compute the arm length price of the transaction and adjustment to be made to the income of Shahi Private Limited while discussing the relevant provisions. If transfer pricing officer TPO has enhanced the income of Shahi Private Limited by 2 crores, will that enhanced amount of income be eligible for deduction under section 10AA? Will Shahi Private Limited become liable for penalty for under reporting of income based on the report of the transfer pricing officer? ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स हैं, 2-2 नंबर के हैं, आपको बिल्कुल स्टिक रहना है अपने प्रोविजंस पे, ठीक। तो सबसे पहले हमें ये देखना है क्या ये यहाँ पे एसोसिएट एंटरप्राइजेस हैं। सो एसोसिएट एंटरप्राइज करने के लिए हम क्या देखना है 92A2 हमें कहता था कि अगर कोई भी एक कंपनी दूसरे के ऊपर 90% से ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉर द रॉ मटेरियल तो हम उसको क्या मानते हैं एसोसिएट एंटरप्राइजेस। और यहाँ पे क्या है दे आर होली डिपेंडेंट ऑन रॉ मटेरियल, मतलब 100%। इज इट मोर देन 90%? यस। तो इस चीज़ को अप्लाई करें तो दे आर एसोसिएट एंटरप्राइजेस। एसोसिएट एंटरप्राइजेस हैं
तो हमको ALP निकालना ही पड़ेगा, जो भी ट्रांजेक्शन्स उनके बीच में हुआ। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कप मेथड, क्योंकि कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं है। तो कप मेथड यूज़ करने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट मारना पड़ेगा कि प्राइस हमको निकालना है ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम सुमी इंक इन कंपेरेबल अनकंट्रोलेबल ट्रांजेक्शन। तो टोटल कितना था, देखो यहाँ पे टोटल जो था इंपोर्टेड गुड्स वो कितने थे, 30 करोड़। तो यहाँ पे मार्कअप क्या है, देखो अदर्स के साथ कितना है 10%, और यहाँ पे शाही प्राइवेट लिमिटेड ने कितना अर्न किया है 20%। तो हम इसे जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर 120 के लिए 30 करोड़ है, क्योंकि 120 अर्न किया है ना, तो 110 मार्कअप के लिए कितना होगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 110, तो हमारे पास डायरेक्ट निकल जाएगा, हमको बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट कम्स आउट 27.5। ये मैंने क्या यूज़ किया है, यूनिटरी मेथड यूज़ किया है, जो हम लोग 8th 9th में पढ़ते थे कि अगर 120 मतलब 100 कॉस्ट और 20 मार्कअप अगर मार्जिन ऐड कर ले, तो अगर 120 के लिए कॉस्ट 30 करोड़ है तो 110 के लिए क्या होगा, डायरेक्टली निकाल लेंगे, ठीक है, हमें कॉस्ट वॉस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट कम्स आउट 27.5। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्या, एडजस्ट करेंगे डिफरेंसेस जो भी हैं ब्रांड वैल्यू के लिए 90 लाख इसने बोला मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में कि वो है फिगर कितनी है 90 लाख। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती है आर्म लेंथ प्राइस की, दैट इज़ 28.4, जबकि जो प्राइस हमने उससे ली है वो कितनी है 38। तो एडजस्टमेंट कितने की होनी है 1.6 करोड़ की। तो 1.6 करोड़ का हमको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। दिस विल इंक्रीज द टैक्सेबल इनकम ऑफ शाही प्राइवेट लिमिटेड बाय 1.6 करोड़। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि क्या उसका वो जो 2 करोड़ वाला डिडक्शन है, ठीक है, जो यहाँ पे TPO ने इसे अगर रिजेक्ट कर दिया है, तो क्या ये स्टिल इसके लिए डिमांड कर सकता है कि भाई मुझे अलाउ करो। तो यहाँ पे सिंपली आपको पता है कि जब भी हम ऐसा देखते हैं 92C4 ये सेक्शन हमें बता रहा था कि जब भी कभी ऐसा हो कि आपकी इनकम को एनहांस किया गया है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र प्राइसिंग की एडजस्टमेंट हुई है, तो फिर हमें डिडक्शन नहीं मिलती थी। किस किस की, चैप्टर 6A की, सेक्शन 10AA की, इन दोनों को हमें इग्नोर करना पड़ता है। तो जो 2 करोड़ हैं वो कहाँ से आए थे, 10AA से। वो क्या था, SEZ की एग्जाम्पशन। तो क्या उसे मिलेगी, नहीं, ये एग्जाम्पशन अब पूरी तरीके से टैक्सेबल हो जाएगी। तो 2 करोड़ ऑफ एडिशनल टैक्सेबल इनकम शैल बी फुली टैक्सेबल विदाउट एनी टैक्सेशन बेनिफिट। यहाँ पे पेनल्टीज को लेकर के इसने मुझे थर्ड पॉइंट पूछा है, विल शाही प्राइवेट लिमिटेड बिकम लाइबल फॉर पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम बेस्ड ऑन दी रिपोर्ट ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। देखो अगर उसे पेनल्टी अवॉइड करनी है तो एज पर सेक्शन 270A6 नो पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम विल अप्लाई इफ शाही प्राइवेट लिमिटेड हैज मेंटेन प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंटेशन अंडर सेक्शन 92D। उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन कहा गया था वो उसने मेंटेन किया है। द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज डिक्लेयर्ड अंडर चैप्टर 10 इन द टैक्स रिटर्न एंड ऑल मटीरियल फैक्ट्स रिलेटेड टू दी ट्रांजेक्शन्स आर डिस्क्लोज इन, कहाँ पे कौन सा फॉर्म होता था 3CEB वो फॉर्म में, एंड अदर TP डॉक्यूमेंटेशन। अगर ये किया है उसने तो फिर वहाँ पे उसको पेनल्टी नहीं आएगी। अगर उसका कंप्लायंस नहीं है तो फिर पेनल्टी क्या होगी, अगर शाही लिमिट फेल करता है टू मीट द कंप्लायंस इट विल बी लाइबल फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। और फिर पेनल्टी क्या थी, दैट वाज 200% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल on underreported income. Now come on to question number 13 and this is again a very good question. check 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। Paras Limited is an Indian company engaged in the manufacturing of supreme quality mink blankets. It has total borrowing of 60 crores by way of loan as on 31/3/2025. SHQ Inc. of Germany during the financial year 24-25 imported 5 lakh pieces of blankets from Paras Limited. 2000 per unit for the trading purpose in Germany. कुछ लग रहा है ना सुना सुना कि हमने तो शायद ये क्वेश्चन अभी ही किया था, है ना। सो ये ऑल सेम है, इसमें मुझे लगता नहीं है। जस्ट सी इफ क्वेश्चन में अंदर कुछ और पूछ लेता है। यू रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर द पारस लिमिटेड SHQ इंक आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, इफ यस कंप्यूट द आर्म लेंथ प्राइस ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, सेम मार्क्स का है। सो आई गेस यू ऑल कैन परफॉर्म इट, नो इश्यूज विद दिस। ठीक है, इसमें काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहती है और इस बार तो आई एम एक्सपेक्टिंग
कि कोई रिपीट क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, उसमें फिगर्स डिफरेंट हो सकती है, एक पॉइंट ऐड या लेस हो सकता है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 14 विच इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यस, मैराथन जीतने वाले हैं अब आप। Yalin Limited is located in country X, a notified jurisdictional area. Aroma Limited, a domestic company, the SSE, sold goods to Yalin Limited on 15/1/2025 for 11.75 crore. है ना, कुछ कुछ सिमिलर लग रहे हैं ना। During the current financial year, Aroma Limited sold identical goods to KB Inc. of Edinburgh, UK for 13 crore. KB Inc. is neither situated in NJ nor it is associated person of Aroma Limited. While sale of KB Inc. were on CRF basis, the sale too is on FOB basis. Same repeat question है, लेकिन आप देख रहे हो इसमें क्या होगा कि इसके साथ साथ उन्होंने या तो नाम में ट्विस्ट डाल देना है या फिर फिगर्स थोड़ी सी ट्विस्ट कर देनी है। ठीक है, अब ये कह रहा है पेड freight and this 25 lakh on purchase from Aroma Limited. India has a double taxation avoidance agreement with UK. The SSE has a policy of providing after sale services for 19 lakh, जबकि ये जो है ये खुद ही कर रहा है 23 lakhs। देखो फिगर्स में चेंज आ गया ना। Whether Yalin Limited and Aroma Limited are associate enterprises? If yes, compute the arm length price for the sale made to Yalin Limited and the amount of consequent adjustment, if any, in the profit of Aroma Limited, the SSC company for this and this. Explain with reason. So ये क्वेश्चन जो है मैं एक बार के लिए स्क्रीन यहाँ रोटेट कर देती हूँ। इट्स ऑलमोस्ट द सेम एंड इट इज़ एन होमवर्क टू यू ऑल कि आप इसको यहाँ पे देख लें, आराम से रीड कर लें और आपको इसको खुद से परफॉर्म करना है। जस्ट अ कॉपी ऑफ द अदर वन। ठीक है, कप मेथड ही लगेगा इसके अंदर। लीजिए, ठीक है, पॉज करके चेक कर लेना। एंड दिस इज ऑल। नाउ वी हैव कम टू द लास्ट क्वेश्चन। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, केयरफुली लिसन टू इट। सूर्या लिमिटेड एन इंडियन कंपनी इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बाय इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम सन इंक ऑफ यूके। सन इंक हैज़ अ टोटल लोन ऑफ 1 million pounds from XYZ Bank of UK. Out of that, Surya Limited guarantees 20% of the total borrowing in case of any default made by Sun Inc. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, गारंटी। During the financial year 24-25, Surya Limited imported goods for 60 crores from Sun Inc. Sun Inc. supplied similar raw material to unrelated parties with a markup of 20%, whereas for Surya Limited it's provided a markup of 25%. Surya Limited was allowed to use the brand name of Sun Limited without any payment, and whereas the unrelated party cannot use such brand name in India. The annual cost of brand value is 100 rupees 100 lakhs. Surya Limited was allowed credit period of 2 months, whereas for the unrelated party allowed only for 1 month and credit period. The interest cost may be taken as 12% per annum and the purchase were uniform throughout the year. देखो ये भी जो एक या दो क्वेश्चन है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसे ही लग रहा है ना। तो ऐसे ही जब आप पेपर में बैठेंगे, अगर आपने सारे क्वेश्चन सुन लिए ना, तो आपको कोई ना कोई पॉइंट वहाँ से कनेक्ट कर जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कोई नया क्वेश्चन देख रहा है सुन रहा हूँ। बस इसको आप कई बार सुन लो, अभी भी सुन लेना, फिर एक बार जब बीच में पेपरों से पहले एक बार फिर वापस सुन लेना, और अपने एग्ज़ाम से पहले तो मस्ट है कि स्पीडेडली सुन लेना, ताकि आपको ना ये सारे लिखने में बड़ी स्पीड आ जाए हाथ में। अब द असेसिंग ऑफिसर रेफर करता है मैटर टू द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। You are required to compute the arm length price and adjustment to be made in the income of Surya Limited. What is the due date of Surya Limited for furnishing? ऑडिट रिपोर्ट ये नई पॉइंट है। ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E कब तक करना है? What amount of penalty is leviable on Surya Limited if he fails to furnish audit report under section 92E? ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एसोसिएशन 92A की है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 10% और मोर का गारंटी हुआ है क्या? तो यहाँ पे गारंटी कितने का दिया है इसने, 20% का। तो इज़ इट मोर? यस। तो क्या ये एसोसिएट एंटरप्राइजेस हैं? बिल्कुल। सो अब हम इनकी आर्म लेंथ प्राइसेस को कैलकुलेट करेंगे। सेम फॉर्मूला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया था। कितना था गुड्स, और कितने के लिए था, और कितने के लिए चाहिए, है ना। 125 के लिए कितना था, 60, और तो 120 के लिए कितना होगा, 125 इंटू 120, है ना। ये देखो सेम है। क्वेश्चन सुनने के बाद सोचो, नेक्स्ट डे आप पेपर में जाओ और आपको लगे कि अरे ये भी सुना हुआ है, दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा। तो ये कितना आ रहा है प्राइस, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट करेंगे डिफरेंसेस के। डिफरेंसेस क्या था, एक तो ब्रांड वैल्यू था,
है ना? इसके अलावा क्या था, इंटरेस्ट कॉस्ट वो, तो टोटल आर्म लेंथ प्राइस कितना आ गया 59.7, ठीक है। सो अगर ये थी, लेकिन हमें कितना चार्ज किया 60, तो डिफरेंस कितना आया, तो सूर्या लिमिटेड ओवरपेड कितना किया है for goods imported and must reduce its import expense by this crores, increase its taxable income। अब आ जाते हैं जो इस क्वेश्चन में नया पॉइंट है, दैट इज 92E। क्या फाइनल रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, तो एज पर 92E हर बंदे को who enters into an international transaction must obtain a transfer pricing report TPR report चाहिए उसे from a chartered accountant in form 3CEB। Furnish the report 1 month before the due date of ROI filing under section 139(1)। So अगर ये डेडलाइन जो है, इसकी डेडलाइन क्या है फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग 3CB है 31 अक्टूबर 2025 और रिटर्न की है 30/11/2025। सो पेनल्टी क्या पड़ेगी अगर ये नहीं होता है, तो ये नहीं होता है तो फिर 3CB अट्रैक्ट करता है पेनल्टी ऑफ 1 लाख अंडर सेक्शन 271BA। So this was all for this chapter, transfer pricing।